अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं PSL 8 प्ले फील्ड स्पेशल ट्रांसमिशन। कल का मैच आप यकीनी तौर पर देखकर मायूस हुए होंगे। दो शानदार मैचेस हुए और उसके बाद ये जो कल का मैच था इसने काफ़ी मायूस किया। कोयटा ग्लैडिएटर का ओपनिंग मैच था और कोयटा ग्लैडिएटर अपनी रविश पे बरकरार रही। आसान हदफ, बल्कि मैं कहूँ हलवा, मुल्तान सुल्तान्स के लिए था। कोई मुश्किल नहीं थी। रोसो को फॉर्म में ले आए और फिर जिस तरह से रोसो ने 110 के ताकुब में जैसी बैटिंग की है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो बता रही थी उनका स्टैंडर्ड, उनकी क्लास। सरफराज अहमद के पास टीम फुल फ्लैज है, टीम में कोई मेरा ख्याल खामी नहीं है। अब कोई बात ऐसी नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कि ये कहा जाए कि इस टीम के पास इसकी कमी है, उसकी कमी है। मोहम्मद हफीज़ जैसा बैट्समैन 8वें नंबर पर खेलने गया और कुछ स्कोर उसी ने कर लिया, जबकि उमर अकमल की जिम्मेदारी थी, उन पर है नज़रें। मोहम्मद हफीज़ अपना करियर एंड कर चुके हैं, वो अब इंजॉय कर रहे हैं लीग क्रिकेट को, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। उमर अकमल अभी तक इन है और ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तानी टीम में कमबैक की किसी भी फॉर्मेट के लिए, लेकिन उनका वज़न और उनकी बैटिंग या फिर मैं देखूं इन फील्ड जब वो होते हैं, मुझे लगा कि वहाँ काफ़ी कमी है। उमर अकमल को काम करना होगा या उमर अकमल को अपने बल्ले से जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की रिवलरी की बात हो रही थी, तो बाबर आजम ने आके शानदार ओपनिंग की। पता लगा कि बाबर आजम कराची किंग्स के कैप्टन है, उन्होंने अपना स्कोर किया। कैडमोर, उन्होंने पूरा साथ दिया। दूसरी जानिब जब बैटिंग की बार आई तो इमाद वसीम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहे। अगर मैं 4 50s उसी मैच की बात करूं तो उसमें सबसे अच्छी इनिंग्स इमाद वसीम की थी, कोई उसमें शुबा नहीं है, क्योंकि प्रेशर इनिंग थी, शानदार इनिंग थी। लंबी जो इनिंग है उसका वो खिलाड़ी माना नहीं जाता, लेकिन उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली। शोएब मलिक डिड एक्सीलेंट जॉब। उसके बाद या उससे पहले अगर मैं बात करूं लाहौर के मैच की और मुल्तान के मैच की, तो लाहौर ने अच्छा टारगेट दिया, मुल्तान ने उसको बैक किया और बहुत क्लोज गया मैच। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, जमान ने वो 15 रन बचा लिए। 2 रन या 1 रन से खैर वो मैच हुआ। इसी तरह दूसरे मैच में भी आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। खुर्रम शहजाद बॉलिंग कर रहे थे, नए बॉलर थे। दोनों मैचेस की ये खासियत है, नो बॉल्स को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, लेकिन बहरहाल 16 रन बच गए और पेशावर ज़ल्मी वो मैच जीत गया। कोयटा ग्लैडिएटर सिर्फ 110 रन। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है, हमारा रेगुलर पैनल का हिस्सा। रिजवान हैदर साहब हमारा रेगुलर पैनल है, बिल आखिर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है बाहर मुल्क से आकर। क्रिकेट एक्सपर्ट है, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। शोएब जट थोड़ी सी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कराची किंग्स के हवाले से उनसे लाजमी बात होगी। ले जी काशिफ भाई, पहले ज़रा आपसे, ताकि रिजवान भाई तो अभी ताज़ा ताज़ा लैंड हुए ना बाहर से तो इनके कमेंट ज़रा बाद में। तो क्या यार कोयटा ग्लैडिएटर बड़ा मायूस कौन रहा, और कोई ऐसी मुझे लगा कि शायद पिछली ही सीज़न का अभी तक उन पे से वो उतरा नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जहाँ तक टीम की बात है, टीम बहुत ज़बरदस्त थी। और आप देखें गप्टिल जिसके अंदर हो, उसके अलावा जेसन रॉय हो, सरफराज हो, और सारे बैट्समैन थे, अवेलेबल थे। नवाज़ भी था, हफीज़ भी था, लेकिन थोड़ा सा उनकी शायद कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया, जज्बाती ज़्यादा हो गए, मैं समझता हूँ ये। और दूसरी बात है कि फ़्लो में खेलते गए, उसी फ़्लो में चलते गए। गप्टिल का पहली ओवर में विकेट का गिर जाना बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उसके बाद जेसन रॉय जिस तरह उनको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी टीम को आगे ले जाने की, वो संभाल नहीं सके। और जितने अच्छे तरीके से वो मिडल कर रहे थे और टाइम कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो भी नहीं कर सके। लेकिन उसकी वजह ये बनी कि जो मुल्तान सुल्तान के बॉलर से, ख़ास तौर पे इसानुल्लाह, उनकी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। पेस का अच्छा इस्तेमाल किया, अनप्लेबल था, पेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उसके अलावा जो स्विंग थी वो इतनी माइन्यूट और इतनी अच्छी स्विंग थी कि वही स्विंग जो थी वो एज ले सकती है और बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सकती है, और वही उन्होंने किया और उसको अच्छा बैकअप किया कैप्टनसी ने और फील्डिंग ने। मैं समझता हूँ ओवरऑल मुल्तान सुल्तान, जिस हम कहते थे कि बहुत अच्छी टीम है, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, वो उन्होंने करके दिखाया। धानी उनमें शामिल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो हो गए, इंजर्ड हो गए और टीम से आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद एहसानुल्लाह ने वो जगह बहुत अच्छी संभाल ली है। इसके अलावा समीन गुल बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी टीम है। लेकिन अभी एक और फॉरनर प्लेयर में ज्वाइन करने वाले हैं धानी की जगह, तो टीम और मजीद बैलेंस हो जाएगी। हाँ, लेकिन कोयटा ने जो परफॉर्म किया, कोयटा इतनी बुरी टीम नहीं है। कोयटा को 170-80 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन वो बना नहीं सके। लेकिन आप उसको आउट ऑफ द लाइम लाइट नहीं कर सकते कोयटा को, क्योंकि अभी ये सिर्फ पहला मैच है। याद रखें कि कोयटा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक कर सकती है और डेफिनेटली कमबैक करेगी आने वाले मैचेस में। क्या कहते हैं जी रिजवान भाई? आई एग्री। देखिए, मैंने तो मैच नहीं देखा, लेकिन T20 बड़ा अनफॉरगिविंग किस्म का फॉर्मेट है। आपकी एक ओवर में शुरू में ही 2 विकेटें गिर जाएं या 3 गिर जाएं और आपको वो प्लेटफॉर्म ना मिले जो ओपनर्स देते हैं,
तो कोई भी टीम एकदम आउट हो सकती है 50 पे, 70 पे, 80 पे, जो कभी हमने उसमें देखा ऑस्ट्रेलिया में भी 15 अच्छा रन के एक ऊपर चीज पूरी टीम रिजवान आउट भाई, हो गई। चूंकि आप ट्रैवल कर रहे थे बाहर से, तो मैं एक जरा समरी भी शेयर कर दूं। जेसन रॉय ने 27 रन किए, मार्टिन गुप्टिल ने 7 रन किए और बंगल जई ने 1 रन किया। सरफराज अहमद खुद 2 रन पर आउट हो गए। उमर अकमल 11 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद 0 पर, एहसानुल्लाह वही बॉलर, मोहम्मद नवाज उसामा मीर अब की इसमें बॉल आप पर गए। देखें सुने, अरसलान, मोहम्मद हफीज 18 रन किए, नसीम शाह 1, और जो जेसन रॉय के बाद 27 के बाद सबसे बड़ा स्कोर है वो हसनैन का है 22 रन। नहीं तो इसमें कसूर तो मुझे जेसन रॉय का लग रहा है कि एक वो बंदा जिसने थोड़ा सा सेट हुआ, उसको फिर इनिंग कैरी करनी चाहिए थी। बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। दिस डज नॉट मीन कि कोयटा की टीम अच्छी नहीं है। दिस डज नॉट मीन कि कोयटा अपने सारे मैच इस तरह हारेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। किसी भी टीम के साथ ये एक आध दिन, एक दफ़ा या 2 दफ़ा टूर्नामेंट में हो सकता है, एंड वी शुड बी रेडी फॉर सम लो स्कोरिंग मैचेस। सारे के सारे मैचेस 180 और फिर आखिरी ओवर में चेज होना या 2 रन से टीम को जीतना, जिस तरह कराची वाला मैच हुआ, इसी तरह लाहौर और मुल्तान का मैच हुआ, वो पॉसिबल नहीं होगा। सो यू आर गोइंग टू हैव गुड मैचेस एंड यू गोइंग टू हैव बैड मैचेस। गुड टीम्स आर गोइंग टू हैव बैड डेज एंड बैड टीम्स आर गोइंग टू हैव गुड डेज एज वेल। सारी टीमें बैलेंस्ड हैं एंड आई होप कोयटा कैन रिकवर वेरी वेरी क्विकली फ्रॉम दिस। यार ये बताएं एहसानुल्लाह, 4 ओवर 12 रन 5 विकेटें। कच भी एक यंगस्टर है, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, आपको याद होगा एहसान काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे पहले मैच में भी, और पहले मैच में भी उन्हें अगर 5 विकेटें नहीं मिली, उसके बावजूद उन्होंने पहले मैच में फ़खर जमान से लेकर तमाम प्लेयर्स को थोड़ा परेशान किया। अब फ़खर जमान जैसा बड़ा प्लेयर था, बाहर खेल रहा था, तो वो संभल के बहुत सारी चीज़ें खेल गया। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ का मैच था, एहसान ऐसे लग रहा था जैसे वो वाकई में उनका दिन है, और उनकी पेस, उनकी लाइन लेंथ, उठती थी बॉल तो राइट प्लेस पे उठ रही थी, नीचे थी बॉल तो राइट प्लेस पे नीचे थी। अच्छा, बिटवीन द विकेट्स सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम ये किया कि विकेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा बॉल्स किए। पेस थी तो उन्हें था कि लेग बिफोर विकेट हो सकता है। सारा कुछ ही आपने खुद ही बता दिया लेकिन मैं बताऊं, यही सब कुछ उसने एहसानुल्लाह ने किया। लेकिन सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि यंगस्टर जो पहला पीएसएल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यंगस्टर के लिए खेल रहा है, इतना एक्सपोजर नहीं है उसके पास है, लेकिन कंपोजर बहुत ज़्यादा है उसके पास। और जो आपने कहा ना कि लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी रखी है, विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है, और उसके साथ जो उसको नेचुरल हाइट का जो एंगल मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो विकेट है मुल्तान की, वो विकेट एज कम्पेयर टू कराची विकेट बिल्कुल मुख्तलिफ विकेट। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात पता क्या, सच टीवी की ये चाय। अच्छा, और अगर ये प्लेयर्स जो है ना जो मुल्तान में खेल रहे हैं, अगर वो कराची की इनिंग्स देखेंगे और कोशिश करेंगे हम उसी तरीके से स्टार्ट ले रहे हैं, जहां आपने कराची का जिक्र तो किया, ऐसा यहाँ रोकता हूँ मुमकिन आपको नहीं है। 1 मिनट। शोएब जट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अनाउंस मैं कर चुका था। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हैं शोएब जट। शोएब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त। सर ये बताएं, शोएब के कराची किंग्स का पहला मैच बड़ा क्लोज गया, मज़ा आया। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये बात हुई कि हाथ नहीं छोड़ दिया टीम ने। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद फाइट बैक किया, और 2 सीनियर्स खड़े थे पिच पर, दोनों ने अपना अपना रोल प्ले किया। हार जीत गेम का हिस्सा है, और उन्होंने क्लोज लेकर गए मैच। खास तौर पे मैं इमाद वसीम की तारीफ करूंगा। ये 4 50s में उसी दिन की बात कर रहा हूँ। इमाद वसीम की वो जो 80 रन की इनिंग है वो सब पे बेहतर थी। अब बिल्कुल ऐसा ही है। और शुएब मलिक उस वक्त कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो देखिए ये होता है जिम्मेदाराना बयान। शुएब मलिक ने कहा कि हमने बिल्कुल मुश्किल वक्त में हमने आके इनिंग को 2 ओवर हमने स्लो खेले, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि बड़ा टोटल है तो हमें तेज खेलना है। हम सेट हुए और हमने तेज खेलना शुरू किया, मैच के बाद चले गए। लेकिन उनको भी ये रिग्रेट था कि मैच जीत नहीं सके, फिनिश नहीं हो सका मैच में। तो यकीनी तौर पे तमाम लोग जो क्रिकेट की से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट का फैन रखते हैं, वो उस इनिंग्स की दोनों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मीनवाइल वो खिलाड़ी वो समझते हैं कि उनकी इनिंग अपनी जगह, लेकिन मैच जीतना चाहिए था। और ऐसे ही ख्यालात इमाद वसीम के हैं। और उन्हें ये नहीं है कि उन्होंने 47 गेंदों पे 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से 80 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के थे, 7 चौके थे, लेकिन उनको ये था कि मैच जीतना चाहिए था। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपटीशन लड़कों ने अपने आप से डाला हुआ है। जब अपने आप से खिलाड़ी कंपटीशन डालते हैं तो कोई टीमें जीतती है। अच्छा शोएब, 42 रन 4 ओवर्स में कोई विकेट ना लेना आमिर के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि एक आमिर ही नहीं, उस मैच में कौन सा ऐसा बॉलर है जो इकोनॉमिकल रहा। देखिए वो सीधा विकेट था, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रोड, वो रोड वाला विकेट था। उस रोड वाले विकेट पे बॉलर की शामत ही आनी थी।
तो वही इमाद के साथ भी हुआ, वही आमिर के साथ भी हुआ, वही आप उनके खुरम शहजाद को देख लें, आखिरी ओवर को अगर उसके निकाल भी दें, उसके बाकी ओवर्स देख लें या बाकी उनके खिलाड़ियों के ओवर्स देख लें, तकरीबन तमाम ही बॉलर्स ने उस टैग पे रन किए हैं, क्योंकि उस टैग पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। स्पिनर्स भी वहां पे बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। इसी वजह से एक हाई स्कोरिंग गेम भी इतना क्लोज किया। अच्छा यार ये बताएं शोएब, कोयटा, यार मुझे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कोयटा की परफॉर्मेंस। अब तो कोयटा के पास ये जवाब भी नहीं है कि उनके पास प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे बड़े नाम मौजूद हैं। मार्टिन गुप्टिल पे पीएसएल की एक परफॉर्मेंस अभी तक ड्यू है। पीएसएल में अभी तक उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस कहीं से भी नहीं आई जिसमें वो पहले भी जहाँ खेलें। तो अब कैसे देख रहे हैं कोयटा को, क्या इशू है, वजह क्या देख रहे हैं कि कोयटा इतनी डरी डरी सी 110 पे आउट हो जाना? अब बिल्कुल यार, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार उसके स्कोर शीट पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सर पे हाथ मार रहा हूँ कि जिस खिलाड़ी को बिठाना चाहिए था उसको खिला लिया, यानी कि मार्टिन गप्टिल को जाए वो स्मिथ जो है उनको खेलना चाहिए था, वो इनके स्कोर भी कर रहे थे, उनको नहीं खिलाया और खिलाया जिसको उसने स्कोर भी नहीं किए। फिर मोहम्मद हफीज का 8वें नंबर पर भेजना मतलब समझ नहीं आई। मोहम्मद हफीज आपके टॉप ऑर्डर में फिट होता है, आप उसको मिडिल ऑर्डर में भी नहीं फिट कर रहे हैं, आप उसको लोअर ऑर्डर में भिजवा रहे हैं, तो ये क्या वहां पे थी। फिर उसके बाद आप देखिए, आपके पास आप भी क्लेम करते हैं, दुनिया मानती है कि द बेस्ट बॉलर आपके पास मौजूद है नसीम और हसनैन की सूरत में। सही है, दोनों ने क्या किया? दोनों ने कुछ भी नहीं किया। तो कल उनकी टीम बहुत ज्यादा शेकी लगी, लेकिन देखिए तमाम टीमों को ये आपको जो है ना वो देना पड़ेगा कि अभी मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच है। अभी टीमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा जैन हो जाएंगी, बहुत अच्छा खेलना शुरू कर देंगी। कोयटा ने एक मैच खेला था एग्जीबिशन मैच का, लेकिन उनका इंटरनेशनल स्टार्स नहीं थे। अब इंटरनेशनल स्टार्स उनको मिले हैं, तो अब यकीनी तौर पर उनका रिदम दोबारा से बनना शुरू होगा। जब रिदम बनेगा तो फिर यकीनी तौर पर कम बैक भी कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि मायूस कुन परफॉर्मेंस। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा मजीद बात करेंगे। आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कराची किंग्स एक बार फिर मैदान में होगी। कराची किंग्स ने पहला मैच बहुत अच्छा खेला है, अनफॉर्चुनेट रही, 1 रन के मार्जिन से हारी, कोई बात नहीं, लेकिन आज का मैच देखना होगा कि कैसे खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, बड़ी टीम है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था अब बात करेंगे आज के मैच की, कराची किंग्स का स्क्वाड और कंपैरिजन करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक्स तमाम तर लोग सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यही कहा जा रहा है कि बड़ी शानदार पिक्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी मुस्तनद टीम दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कराची किंग्स की पहली परफॉर्मेंस ने कम से कम धाक बैठा दी है और ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि कराची किंग्स भी किससे पीछे नहीं। अभी एक ही मैच हुआ है। काशिफ शबीर साहब क्या कहते हैं जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच है, पहले जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड पे थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए, मैं पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि मेरे हिसाब के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे बेस्ट टीम, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन उनके पास है। और अगर आप बैटिंग साइड पर देखें तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन तमाम, कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स, उसके बाद मोइन अली, पॉल स्टर्लिंग और शादाब खान खुद। अब बॉलिंग साइड पर देखें तो हसन अली हो गया, टाइमल मिल्स हो गए, रुमान रईस है, उसके अलावा अबरार भी है। इब्रार ने फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं तो जूनियर, क्या नाम है इसका, टॉम करन, नहीं अपना ये जूनियर जो है वसीम जूनियर, अच्छा मोहम्मद वसीम जूनियर, वो भी इसमें शामिल है। फिर स्पिनर में आपने बात की इब्रार, वो भी शामिल है। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड डेफिनेटली टफ टाइम देगी एज़ कम्पेयर टू कराची किंग्स। कराची किंग्स को हमने शुरू में समझा था शायद ये थोड़ी सी लूज कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से कराची किंग्स पहला मैच खेली और जिस जज्बे से वो लड़ी है, डेफिनेटली वो भी बहुत टफ टाइम देगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। देखें T20 के अंदर एक पेयर, एक पार्टनरशिप अच्छी चल जाए तो इसका मतलब है कि वो मैच को लेकर चली जाएगी। अच्छा, किसने सोचा था? मैं अनाउंस भी कर दूं अपने देखने वालों के लिए, अबरार अहमद, मोइन अली, आसिफ अली, आजम खान, फ़हीम अशरफ, इस पर बात करूंगा। अच्छा, फजलक फारूकी, एलेक्स हेल्स, हसन अली, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर जिनका जिक्र कर रहे थे, मुबस्सिर खान, कॉलिन मुनरो, रहमानुल्लाह गुरबाज, रोमान रईस बैक इन इस्लामाबाद अगेन। अच्छा जी, शादाब खान, सोहेब मकसूद कराची किंग्स से भी मुल्तान सुल्तान से खेल चुके हैं। अब सोहेब मकसूद कहाँ पर मिडिल ऑर्डर में क्या परफॉर्म करते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। पॉल स्टर्लिंग और ज़ीशान तमीर, ये है इस्लामाबाद का स्क्वाड। रिजवान भाई
पहले तो मैं कहूँ ये हमारे दोस्त काशिफ भाई जो है ना एक इस्लामाबाद के प्रॉपर मम्मी डैडी बच्चे हैं, इसलिए वो पिछले 4 साल पहले से सीजन इस्लामाबाद से। जीते या हारे पहले वो सीजन से हमें तुमसे प्यार है। वो उन्हीं टीम को एक लगे होते हैं, तो बिल्कुल। थोड़ा सा अनबायस्ड होके आपको बात करनी पड़ेगी। होए, इसमें होए, वैसे कोई होए, शक होए, वाली होए। इसमें कोई आगे शक वाली वापस, बात आगे आगे वापस वापस। आगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मुल्तान, कराची और लाहौर की टीम्स प्रॉबली ऑन पेपर दे आर वन ऑफ द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। पेशावर, क्वेटा और कराची के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन जिस तरह कराची खेली है अपना पिछला मैच, लूजिंग बाय जस्ट अ वेरी स्मॉल मार्जिन, और आखिरी ओवर तक गेंद को लेके गए, स्पेशली जो 4 आउट होने के बाद उन्होंने कम बैक किया और प्लेटफॉर्म दिया अपने प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स ने स्कोर किया, तो उसके बाद फील हो रहा एक बार है कि नाम ले। शुएब मलिक, हाँ, मैं ये जो आप नाम कहना आपके चाह मुंह रहे से थे। सुनना चाहता था। शुएब मलिक, इमाद वसीम प्लेड वेरी वेरी वेल। इमाद के पास बहुत अच्छा मौका है एज एज अ लीडर, ही इज कम बैक, और अगर वो टीम परफॉर्म करती है आफ्टर लास्ट ईयर्स जितनी डिसमल किस्म की परफॉर्मेंस थी, तो ही विल आल्सो गेट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि PSL आपको जब टीवी पे कवरेज मिलती है तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का। सो आप यू ट्राई यहाँ से 10 टाइम्स मौका भी मिल हार्डर रहा है कंपेयर ना, टू। नेशनल टीम में जाने का रिजवान हाँ, मौका भी मिल ये रहा है। आपको ना क्विक आपको एक ऑप्शन मिल रही होती है कि यार आप पिछले पूरा साल फर्स्ट क्लास में खेल के किसी को पता ही नहीं चल रहा, सिवाय क्रिकेटर मैगजीन और अखबार में आ रहा है, और अनटिल अनलेस यू परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन इधर 2 या 3 इनिंग, जिस तरह पिछले साल मोहम्मद हारिस और जमान को मौका मिला लाइमलाइट में आने का, पेशावर से हारिस को और जमान को उसके लाहौर से, सो सारे बच्चे तैयार होके आते हैं, दे आर ऑल रेडी टू एहसान मेक को श्योर। देखें ना आप कैसे एहसानुल्लाह एकदम से ज़िरादमान, स्टार और होके निकला है। देखें यही बेस्ट टीम चीज़ है कि आपको यंगस्टर्स को जो मौका देना होता है ना, आपने हर टीम में एक यंगस्टर को खिलाना होता है, सो दैट इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, एंड आई एम श्योर सारी लीग्स कर रही हैं ये वाली। लेकिन पाकिस्तान की लीग में अच्छी बात यह है कि सिर्फ 6 टीमें हैं, वी डोंट हैव 8 और 9। अच्छी बात यह है कि 1 महीना 5-6 दिन में ये लीग ख़त्म हो जाती है, ओवर एक्सपोज नहीं करते हम कि जनाब ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई होप कि कराची डज वेल आफ्टर लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस। उनका कमबैक और टीम में बड़ा ज़रूरी है कराची पहला की मैच performance। देख के तो बड़ा हौसला बढ़ा है मेरा कि मजेदार कॉन्टेस्ट होगा, मजेदार होगा और कोई टीम पीछे नहीं हटेगी। सिर्फ कोयटा से थोड़ा सा हुआ हूँ मायूस, वो लेकिन भी ठीक चलें, खेलेंगे। आगे आने वाले डेज में इंशाल्लाह हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कोयटा अच्छी जाएगी। शुएब, आज है मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का। पहले सर इस्लामाबाद यूनाइटेड पे होगी आपसे बात, फिर करूंगा कराची किंग्स पर। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसे देख रहे हैं, टीम कितनी बैलेंस देख रहे हैं? यार अच्छी टीम है, बिल्कुल। ये अगर कहा जाए कि उनके पास मैच विनर्स हैं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये बात भी आपको मानना होगी कि जिस तरह भी भाई ने बात की कि 3 टीमें जो हैं वो ऑन पेपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब वो ऑन ग्राउंड भी नजर आ रही है कि वो कैपेबल हैं फाइनल 4 में पहुंचने के लिए। 3 टीमें जो हैं उनमें से एक कल कोयटा ग्लैडिएटर वो आपके सामने है कि उसके किस तरह के नतीजे जाए। फिर अब इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मैदान में उतर रही है, तो उसका ऑन पेपर तो बड़ी तगड़ी है, ऑन फील्ड आगे पता चलेगा कि नर्व्स पे कितना काबू रख सकते हैं, डेड ट्रैक पे किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। और क्योंकि कराची में अमूमी तौर पर ये किया जाता है कि इंटरटेनिंग क्रिकेट के चक्कर में विकेट को बिल्कुल सीधा फट्टा बना दिया जाता है। जब विकेट को फट्टा बना दिया जाता है तो तब जो है ना वो स्किल्स के साथ साथ आपकी लक का बड़ा मैटर करता है कि आपकी लक आपको कितना सपोर्ट कर रही है। हम सब तनकीद कर रहे हैं कि PSL में क्रिकेट अच्छी हो रही है लेकिन फील्डिंग बहुत बुरी हो रही है, इसको आपको जो है ना वो इतराफ करना होगा। लेकिन मीनवाइल इसकी आपको सर्कमस्टांसेस को समझना होगा। जब गेंद भारी हो जाता है ड्यू फैक्टर की वजह से, गीला हो जाता है गेंद से, फिर वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस वजह से आपको अभी जो है ना वो फील्डर्स को थोड़ा सा मार्जिन देना होगा, और जो कि प्रोफेशनल्स हैं कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद के पास हसन अली है, शादाब है, फहीम अशरफ है, मैं कॉर्नर्स तो है नहीं उनके पास मैच विनर, लेकिन उनके लोकल प्लेयर भी बड़े तगड़े हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि आज जब कराची और इस्लामाबाद का मैच होगा तो कराची जो है वो 1 साइडेड जीत जाएगा या इस्लामाबाद 1 साइडेड जीत जाएगा। ये कांटे का मुकाबला होगा और फिर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। यानी टेल एंडर्स का मुकाबला नहीं होगा। देखें अभी एक मुकाबला और हो रहा है, तो ये बात उसके बाद करेंगे। लाजमी। अच्छा काशिफ भाई, अब मैं ज़रा फ़हीम अशरफ पे आप तीनों हजरात से बात करूंगा। आप जिक्र कर ही दिया है, शोएब ने उनका नाम भी लिया। फ़हीम अशरफ काउंटी सीज़न बहुत अच्छा नहीं गया उनके लिए, डोमेस्टिक ठीक रहा, बस ठीक रहा, सो रहा। अब फ़हीम के लिए बड़ा अच्छा मौका है। एक तो मुझे पसंद है, वो अच्छा ऑलराउंडर है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो खेल सकता है, पाकिस्तान खेल सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। जब आपके पास मीडियम पेस ऑलराउंडर बड़े कम रह जाते हैं, हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर ज़्यादा हैं, हम इमाद की कहें, नवाज़ की बात करें,
अब फहीम एक ऐसा है जो पेस बॉल भी कर रहा है, मीडियम ही करे, मीडियम फास्ट है, लेकिन उसके साथ बैटिंग भी कर रहा है। कैसे देख रहे हैं ये स्पेशली PSL 8 उसके लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि फ़हीम एक टैलेंटेड प्लेयर है। नंबर 2 ये है कि वो पाकिस्तान खेला हुआ है और उसमें कोई जो स्ट्रोक सिलेक्शन और स्ट्रोक खेलने की जो एबिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि कभी एक सीज़न 2 सीज़न कोई प्लेयर जो है आउट ऑफ कलर, आउट ऑफ फॉर्म, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, और वही फ़हीम अशरफ के साथ था। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ़हीम अशरफ के पास कि वो कम बैक करे, और पहला मैच उनको मिल रहा है कराची में ऐसी विकेट पे जो बिल्कुल फ्लैट विकेट है। तो बैटिंग के लिहाज से तो फ़हीम अशरफ के पास अपॉर्चुनिटी, अगर उसको मौका मिल जाता है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके आपको दिखाएगा। लेकिन जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, फ़हीम अशरफ हमेशा से विकेट टेकिंग से ज़्यादा कंसिस्टेंट बॉलर रहा है जो कि स्कोर कंटेन कर सकता है। तो वो कंटेन करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, और वहाँ उसके एक्सपीरियंस का, उसके स्किल्स का टेस्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट विकेट है कराची की, और वहाँ बैटिंग पैराडाइज है, वहाँ बैट्समैन के लिए खेलने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो PSL जिस तरह यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, PSL के लिए वहाँ पर ऐसे प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म में वापस आ सकते हैं, और जो होते हैं ऑलराउंडर्स, उनके लिए ड्यूल अपॉर्चुनिटी होती है, वो कुछ ना कुछ बैटिंग में भी कर सकते हैं और बॉलिंग में भी कर सकते हैं। और फ़हीम अशरफ के पास एक एज ये है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जब चलेगा वहाँ भी फ़हीम अशरफ टीम के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि वो फ़हीम अशरफ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक डेफिनेट एक पार्ट बनेगा ज़रूर, और कोई ना कुछ आपको करके लाजमी इसमें दिखाएगा। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है फ़हीम की कि टेस्ट में आपने देखा फ़हीम ने टेस्ट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, और फिर टेस्ट में उन्होंने अपना धाक भी बिठाई। टेस्ट में जब पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मौका मिला तो बहुत शानदार खेले। अब उनके लिए वाकई में T20 एक ऐसा, मेरा ये ख्याल है, ये ऐसा फॉर्मेट है कि फ़हीम अशरफ को सूट भी करता है। बस अब जरा उन्हें अपनी फॉर्म बहाल करने की ज़रूरत है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आने की। क्या कहते हैं रिजवान भाई? देखिए, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि जब अब्दुल रज़ाक खेलते थे और उसके बाद अज़हर महमूद खेलते थे, तो हमने उनको मेरे ख्याल है 15-15, 20-20, किसी को 25 मैच खिलाए होंगे, लेकिन वनडे उन्होंने 180, 200 खेले। राना नवीद भी आए तो उन्होंने 4-5 टेस्ट मैच खेले, बाकी वो वनडे खेलते रहे। उस वक्त T20 फॉर्मेट होता नहीं था। फ़हीम अशरफ टेलर मेड उसी रोल में है जो अब्दुल रज़ाक का था, या अज़हर महमूद का था, या राना नवीद उल हसन का था, या उसके बाद वो यासिर अरफात आए जो ज़्यादा अरसा चले नहीं, लेकिन वो गलत फॉर्मेट में हम गलत प्लेयर खिला रहे होते हैं। मैं तो आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में भी कह रहा था कि यार फ़हीम अशरफ को होना चाहिए टीम में। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे जब आप खेल रहे हैं T20 तो वाई नॉट। क्विक रन्स आपको टेस्ट मैचों में देखने में छिक्के मार के, ही इज नेवर बीन अ मेजर विकेट टेकर जो कि टेस्ट मैच में आप उसको खिला रहे होते हैं कि उसने 5 आउट करने, वो तो स्ट्राइक बॉलर तो है नहीं, इम्पैक्टफुल प्लेयर, और इम्पैक्ट तो आपका पता ही T20 में चलता है। सो आई थिंक नॉट जस्ट फॉर इस्लामाबाद। और अभी तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पाकिस्तान में फ़हीम अशरफ के पास कंपटीशन ही कोई नहीं है, उसके बावजूद हम उसको नहीं खिला रहे। ये दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं यही कह रहा था कि मीडियम पेस में आपके पास कोई ऑलराउंडर या तो ना कि 4 और ऑप्शन आपके, यार हम जमील को खिला रहे नहीं, हम शकील को खिला रहे, भाई आपके पास कोई है ही नहीं, तो फिर भी आप उसको नहीं खिला रहे। वसीम जूनियर को ये कहकर लेकर आए थे कि ये ऑलराउंडर है, लेकिन मोर ऑफ अ बॉलिंग, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं, वो है ही नहीं, बॉलर है सकता। आपने उसको 2-3 मैं शोएब से भी इस पे ये बात करके देख लेते हैं। बैटिंग कर ही नहीं शोएब, वसीम जूनियर के बारे में थोड़ा सा फ़हीम पर भी आपका कमेंट चाहूंगा, लेकिन वसीम जूनियर के बारे में इतना ज़्यादा कमेंट्री बॉक्स में हम सुनते आए कि जी वो ऑलराउंडर है, लेकिन वो बॉलर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऑलराउंडर मुझे नहीं लगता कि वो है। यार देखिए, असल मसला ये है कि हमने कुछ खिलाड़ियों को इतना आसमान पे चढ़ा दिया कि उसके बाद जो है ना वो नीचे सिर्फ खाई नजर आई। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जितने पहले भाई ने नाम लिए, अब्दुल रज़ाक का लिया आपने अज़हर महमूद का नाम जैसे लिया, ये वो खिलाड़ी थे जो वाकई वर्ल्ड क्लास थे। अभी से फ़हीम अशरफ को इनसे मिला देना, वसीम जूनियर को इनसे मिला देना, या कहना कि फ़हीम अशरफ का जो है ना हमारे पास बैकअप नहीं था, बैकअप थे, बैकअप बनने नहीं दिए। क्या अम्माद भट्ट आपके पास नहीं था? क्या हम्माद आजम आपके पास नहीं था? क्या आपके पास, मैं कई नाम गिनवा सकता हूँ जो आपके पास थे। अब वो कराची वाला लड़का, मुझे उसका नाम देख के निकल रहा है, जो भी नेशनल T20 में भी परफॉर्म करता रहा है, आमिर। नहीं, कराची टीम की बात नहीं कर रहा मैं, सिंध की टीम में जो खेला, मोहम्मद आसिफ भी शायद नाम है, आसिफ करके नाम है उसका, ठीक है, छक्के भी मार लेता है, बॉल भी अच्छा कर लेता है। यस आसिफ, यस बिल्कुल, खिलाया भी है मैच, जी हाँ, उनको खिलाया भी है। हर टीम के पास खिलाड़ी हैं। असल मसला पता है क्या है? देखिए, ये मैं बड़ी आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में अब क्रिकेट के लिए पेड कैंपेन्स चलती हैं, सही है, जिसको हीरो बनाना है रातों रात उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया जाता है, और उसके बाद ये माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि इसके बाद खिलाड़ी ही नहीं है। पाकिस्तान में फैक्ट्री बंद हो गई है, ताले लग गए हैं, और भाई इसके बाद तो कोई मिलना ही नहीं है।
मसला ये है कि मिस गाइड कर रहे हैं। अगर आज मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद का सामना मुझे करना पड़ता है, उसकी वजह ये है कि मैं आपको ऑल्टरनेट खिलाड़ी बता रहा होता हूँ कि यार ये है, ये अच्छा है, लेकिन ये उससे भी अच्छा है जिसको आप मौका नहीं दे रहे। तो ये सारे मामला हैं। इस टाइम में जो इनके मैनेजर्स हैं कुछ खिलाड़ियों के, उन्होंने पेड कंपनी जो है वो मतलब पेड कंपनी खरीदी हुई है, ट्रॉलर खरीदे हुए हैं, वो पीछे लगा देते हैं, खिलाफ हो जाए लोग उनके। अब मिसाल के तौर पे आप माशाल्लाह हैं, अगर आप कोई ट्वीट करते हैं तो वो बहुत सारे लोग उसके पीछे आगे नेगेटिव जो है ना कमेंट करने लग जाते हैं। सही है, फिर अग्री। कोई दूसरा बंदा कोई ट्वीट करे, वही जाके उसके पीछे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। अच्छा शोएब, चले आपने जो बात की है, एक बात बताएं, क्या आप भी ये बात हकीकत मान रहे हैं कि सोशल मीडिया का असर सिलेक्शन पर भी दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं आपको शायद कन्विंस नहीं कर पाया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ खिलाड़ियों को इतना बड़ा बनाकर पेश किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री हूं। पेश किया जाता है कि वो टॉक ऑफ टाउन हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम 4 लोग यहाँ पे हैं, 3 आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं एक लाइन पे हूँ। हम किसी एक खिलाड़ी को बात करें तो जो हमारा व्यूअर होगा वो जब सुनेगा 40 मिनट की बातचीत, वो कहेंगे यार वाकई यार इस लड़के के साथ जाती हुई है, और ये लड़का जो मिल गया है पाकिस्तान को, इससे बड़ा कोई मिलना ही नहीं। आपने गलत बात की है कि फहीम अशरफ जो है वो कभी उसको लास्ट लूजर कह रहे हैं यार, और क्या नाम है उसका, जैक कैलिस कह रहे हैं कभी आप उसको, अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है यार, अभी उसको प्रूव करना है, और जब प्रूव करने का स्टेज आया तो परफॉर्मेंस तो सबके सामने है। वसीम जूनियर, मैं आपको बता दूं, ये आप मेरे अल्फाज लिख लें कि जैसे जैसे क्रिकेट आगे जाएगी, वसीम मुझे नहीं नजर आता कि वो ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा होगा। ये बात आप लिख के रख ले। जबरदस्ती आपने उसको इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया है, जितना बड़ा खिलाड़ी उसको बनने में वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसमें स्किल नहीं है, कैपेबल नहीं है, लेकिन वक्त से पहले अगर आप उसको इतने बड़े बड़े नाम, ए मसूद की मिसाल सामने है, एकदम आपने इंजमामुल हक से मिला दिया था। ठीक है, ऐसी 1-2 मिसालें नहीं है, हजारों मिसालें हैं। आज अगर आप कहते हैं जी शाहीन शाह अफरीदी के रूप में आपको वसीम अकरम मिल गया, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार? वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी नहीं मिलते। नहीं, वो तो सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मैं अग्री इस बात से, आपकी अग्री। अब जरा बैन कटिंग पे भी बात कर लेते हैं, इतनी बात हो गई सब पे। तो काशिफ भाई, बैन कटिंग का रोल देख रहे हैं कराची किंग्स के लिए, या आपको लगता है कि बैन कटिंग की जगह कोई और आएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि बैन कटिंग शायद, अब मुझे लगता है मे बी, मैं पहले ब्रेक, फिर उसके बाद करेंगे हम बैन कटिंग पर बात। कराची किंग्स के प्लेयर, इससे पहले कोयटा में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही, पेशावर ज़ल्मी से भी वो खेले। इस वक्त क्या देखा जा रहा है उनके बारे में, और कैसे कराची किंग्स भी सोच रही है? वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बैन कटिंग की, करने ही वाला था कि ब्रेक आ गई। काशिफ भाई, बैन कटिंग, उसका रोल कराची किंग्स के लिए और कंट्रीब्यूशन कैसे देख रहे हैं आगे आने वाले मैचेस में? देखें, बैन कटिंग जो है वो दुनिया की काफ़ी लीग्स खेलते हैं। अगर उनका आप स्टैट्स देखें तो तकरीबन 200 प्लस वो मैच खेल चुके हैं, 250 के करीब रन बनाए हैं, 134 के करीब उन्होंने विकेटें ली हैं। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है ना, वो हर आने वाले साल में बेहतर होने की बजाय मेरा ख्याल है वो कम होती जा रही है। वो टर्मिनल डिक्लाइन की तरफ मुझे लगता है जिस तरह वो जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें, जब पाकिस्तान में आया था PSL और दूसरा या तीसरा सीज़न था, उसमें बैन कटिंग जो थे वो एक बहुत ज़बरदस्त हथियार था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और कई मैच उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराए, वो जिताए। वो मैचेस जो बिल्कुल वो हारे हुए थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो अफादियत है टीम के अंदर वो कम होती जा रही है। कल भी हमने देखा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन उसके बावजूद वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। कराची किंग्स को उस मौके पर नहीं जिता सके जब एक प्लेटफॉर्म इमाद वसीम और शुएब मलिक ने बिल्कुल तैयार कर लिया था। और उस मौके पर बैन कटिंग का आना, जब आपको तकरीबन 10-10.5 रन का एवरेज चाहिए हो, मेरा ख्याल है उसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म सेट था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। तो बैन कटिंग का अफादियत जो है वो शायद एक आध मैच में कोई क्लिक कर जाए, लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंसी के बारे में पूछे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर हैं जो कोई एक नाम बना सकेंगे इस PSL। क्या कहते हैं जी रिजवान भाई? जी, आई एग्री विद काशिफ। एक ज़माना था कि ही वाज अ बिग प्लेयर, बिग मैच प्लेयर, लेकिन अभी भी ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर है। शायद 1-2 मैचों में आपको क्विक रन्स चाहिए हो, 15-20 रन 10 बॉलों में चाहिए हो, तो उसके लिए वो यूज़फुल हो सकते हैं। बट अदर देन दैट वो उनकी है कि चल रहे हैं, और बॉलिंग में भी ऑप्शन है आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर की। दूसरा, मैं शुएब साहब की बात को थोड़ा सा मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा कि
हमने कभी भी ये नहीं कहा कि फ़हीम अशरफ इज़ इक्वल टू अब्दुल रज़ाक या अज़हर महमूद या राना नवीद। वो उस रोल में हैं और उस रोल में पाकिस्तान में इस वक्त किसी को अगर ऑप्शन मिल रही है नहीं मिल रही तो इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन आपको जो नज़र आ रहे हैं उसमें फिर भी उस रोल में आप किसी प्लेयर को खिलाया नहीं। आपने पिछले वर्ल्ड कप में भी आप स्पिनिंग ऑलराउंडर्स के साथ गए उस थे। रोल में वही वो आपको मैं आपको fast bowling बताऊं, आमिर all-rounders जमाल को क्या कर लाए कि जी आमिर वो यामीन ऑलराउंडर है, है, जमाल वसीम है। जूनियर को क्या कर लाए कि वो ऑलराउंडर है। हाँ। लेकिन हमें वो वही बात, मैं इस बात से तो मैं एग्री एज करता अ हूं कि ग्रेट बड़ा बना प्लेयर देते तो हैं बाद अभी ही में। हैज टू प्रूव हिमसेल्फ टू बिकम अ ग्रेट। मैं तो कह रहा हूं उस रोल में कोई बंदा नहीं है। अच्छा शोएब, बेन कटिंग कैसा रोल देख रहे हैं उनका कराची किंग्स के लिए? अच्छा, और मैं तो इमरान ताहिर से बड़ा इंप्रेस हूँ जी। उनकी परफॉर्मेंस वैसे नीचे नहीं आती, परफॉर्मेंस वो बड़ी शानदार देते हैं हमेशा। पहले तो मैं भाई को क्लैरिटी दे दूं कि मैंने आपका जिक्र नहीं किया, असल में मिकी आर्चर ने ये बयान किया जी हाँ। था कि ये जो है ना जैक कैलिस हैं और अब्दुल रज़ाक हैं, तो माजरत अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। बात बैन कटिंग की है, बिल्कुल इन्होंने सही कही है, इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो एक्सपेक्टेशन ऊपर हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। अब देखिए, बड़े खिलाड़ी का पता ही तब चलता है जब वो मुश्किल सूरत में बड़ा परफॉर्म करते हैं, जैसे इमाद वसीम ने किया। 44 या 47 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए, उसके बाद जो है शोएब ने उन्होंने जिस तरीके से इनिंग को एंकर किया और फिर लेकर गए और फिनिशिंग लाइन तक लेकर गए। अनफॉर्चुनेटली फिनिश में आउट लगा मैच। तो बड़े खिलाड़ी का तभी पता चलता है। तो बैन कटिंग अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे आने वाले सीजन में कट हो जाएंगे। और बात जहां तक रही है, अभी बात कर रहे थे हम कि हमने मौका खिलाड़ियों को दिया है। बिल्कुल हमने खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन वो खिलाड़ी कम दोस्त ज्यादा होते थे। हमने मेरिट पे लोगों को बनाया ही नहीं। बिल्कुल आपको ये ठीक। समझना होगा, आपको ये मानना होगा कि जहाँ पे जिसको खेलना था वहां हमने उसको खिलाया नहीं, और हम जो है वो अनफिट भी टीम के साथ जाते रहे, हम हाफ फिट होके भी टीम में खेलते रहे। तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई। इस टाइम पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो सोशल मीडिया के सुपर हीरोज हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनके स्टैट्स अगर आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने इंप्रेसिव उनके स्टैट्स नहीं है। और जहां तक इमरान ताहिर की बात रही है, इमरान ताहिर एक बड़ा खिलाड़ी है, हमेशा परफॉर्म करता है, लेकिन अगेन यही कहूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता था, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की, आपने उसको मौका ही नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि वो बाहर चला गया, बाहर जाकर उसने नाम बनाया अपना, और लेगी जो है वो बाबर आजम को फंसते हैं। लेग स्पिनर के लिए। अच्छा, आउट भी वैसे लेग स्पिनर से ही हुए हैं बाबर आजम इमरान ताहिर के हाथों। काशिफ भाई, ये बात चलें इस पे थोड़ी सी बात करें। मैं तो मुनीबा अली को भी बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो, बड़ी शानदार बात है, सेंचुरी कर दी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, और लड़की ने क्या परफॉर्म किया है, बड़ा शानदार, दिल खुश हुआ वैसे उनकी परफॉर्मेंस देख के। हाँ जी काशिफ भाई। जी, सबसे पहले तो बाबर आजम लेगी जी, डेफिनेटली बाबर आजम ने जो है जो उनका रोल दिया गया था या जो उनका रोल बनता था पेशावर ज़ल्मी में, वो उन्होंने भरपूर तरीके से अदा किया। 135-40 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया। लेकिन बाबर आजम को आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक एंड को रोक लेंगे ताकि दूसरे एंड पे जो है वो प्रेशर ना पड़े और दूसरा एंड से स्कोर होता जाए। लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने वो स्ट्राइक रेट को 100-110 के बजाय 135-40 पर ले गए। मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और जहाँ तक उनका वो लेग स्पिन का, डेफिनेटली वो इशू नज़र आया है हमें लेग स्पिन का, कि लेग स्पिन खासतौर पे गुगली पे वो थोड़ा सा तंग होते हैं। लेकिन ये भी हमने सुनने में आया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है उस बारे में। और देखें, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर बाबर आजम कवर ड्राइव या ऑफ पे कमाल के शॉट खेलते हैं किसी फास्ट बॉलर पे, तो किसी चीज़ पे फंस जाते हैं, तो एक इससे साबित होता है कि वो भी इंसान है, उनमें भी गलती है, उनमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको इस चीज़ का एहसास है और उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो वो इस पे काम करता है। जहाँ तक वुमेन क्रिकेट की, तो वुमेन क्रिकेट की तो बात बहुत ज़रूरी है ना, वो तो होनी चाहिए। और ख़ासतौर पर जब एक सेंचुरी बनाई हो हमारी खातून ने, उनको प्रेज़ करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करना चाहिए। अब मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। ये बाकी लड़कियों के लिए भी एक मशअल राह है, उनको पता लगेगा कि कैसे खेलना है। और ये वो लड़की है मुनीबा के जो कीपिंग भी करती है, उसके साथ साथ बैटिंग भी करती है। तो पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच भी जीत लिया, अनफॉर्चुनेट रहे अगेंस्ट इंडिया। वो भी जीता हुआ मैच था, 150 प्लस स्कोर किया हुआ था, और एक स्टेज था पाकिस्तान ने उनको फंसा के रखा हुआ था, तकरीबन 10 की एवरेज के स्कोर चाहिए था। लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया इंडिया ने, वो मैच जीत लिया। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट जो है बहुत अच्छा रहेगी। रिजवान भाई, जल्दी से जनाब, अब आज के मैच पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची से, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से? पहली इनिंग में अगर कराची बैट करता है
तो क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छा, मीर हमजा वाली बात तो मैं शोएब से पूछूंगा, आकिफ जावेद ने उन्हें रिप्लेस किया, तो जरा उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आप सर इस पे नहीं देखिए, ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे मैच होंगे। ज़रूरी नहीं होता कि T20 में हाई स्कोरिंग मैच ही अच्छा मैच कंसिडर किया जाए। बहुत सारे मैचेस आपने देखे 140 पे भी अगर पिच ऐसी हो 140 पे भी मैच फंस जाता है, 120 वाली पिचेस भी होती हैं। बट द पॉइंट इज कि क्वेटा ने जो उस पिच पे जिस पे 170 स्कोर हो सकता था उस पे 110 किया। आप अच्छी पिच दें तो होपफुली, लेकिन कराची की पिच का डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल। कराची जनरली बैटिंग विकेट होती है, थोड़ी स्लो भी हो जाती है, लेकिन वी शुड एक्सपेक्ट अ गुड मैच एंड वी शुड एक्सपेक्ट पॉजिटिव क्रिकेट फ्रॉम बोथ। वैसे मैं समझता हूँ अगर 170 प्लस स्कोर कराची किंग्स कर ले तो बॉलिंग अच्छी है कराची किंग्स की, जो दिख रहा था तो कर लेंगे मामला, फिर थोड़ा सा इस्लामाबाद को फंसाया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 170 जो है उस पर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके बैटिंग भी 7वें 8वें नंबर तक जाएगी और उनके पास मतलब हार्ड हिटर बैट्समैन है। काशिफ, अगर आपके स्ट्रोक मेकर्स हैं, 2 या 3 जल्दी निकल जाए ना पहले 3 ओवरों में, तो भाई 4 आपने जल्दी निकाल दिए, ये तो कमाल शोएब मलिक और उसने किया है। तो ये कमाल वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हैं, आप फिक्र ना करें। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बहुत टफ टाइम देने वाली है। मीर हमजा वाला थोड़ा सा डैमेज पहुंचेगा, मुश्किल होगी। आकिफ ने ज्वाइन किया रिप्लेसमेंट के तौर पे। बिल्कुल ऐसे ही है, मीर हमजा की फ्रैक्चर हुई है और 4 हफ्तों का जो है ना उनको आराम लिखा गया है। उसके बाद जाहिर है तब तक पीएसएल ही खत्म हो जाएगी, तो मीर हमजा इस टाइम उसके इवेंट से बाहर हो गया। आकिफ जावेद अच्छी रिप्लेसमेंट है, लेकिन आप ये भी देखें कि उनके पास जेम फुलर भी है, सॉरी फुलर का मैं सही नाम नहीं ले पा रहा, फुलर है उनके पास, फिर उनके पास एंड्रयू टाई हैं, मोहम्मद आमिर हैं जो सारे मैचेस खेलेंगे। तो उनका पेस अटैक पहले ही बहुत तगड़ा था। मीर हमजा की जो इंक्लूजन थी वो वेरिएशन के लिए थी, और आप देखें एक डेड ट्रैक पे भी जिस तरह मीर हमजा ने 2 ओवर करवाए हैं, और उसमें भी आप देखें उनके 4-5 बॉल फ्रैक्चर फिंगर के साथ उन्होंने करवाया। और बहुत तो अच्छी मीर हमजा इसीलिए आए थे कि वो नए बॉल के साथ दोनों तरफ बॉल को घुमा लेते हैं, तो उनकी इंडक्शन थी। अब उनके जाने के बाद आकिफ इंडक्ट तो हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका पेस अटैक पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मतलब मौका कम ही मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शोएब आपका। हमारा रेगुलर पैनल काशिफ शबीर का शुक्रिया, रिजवान हैदर का शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।